मुझे जो कादर मंदोखेल की बात समझ आई है कि कादर खान साहब कह रहे हैं कि चूंकि आपके पीटीआई की पार्टी ने और आपके नेशनल असेंबली के स्पीकर जो थे, स्पीकर कासिम सूरी साहब ने और आप लोगों ने मिलकर एक प्री प्लान्ड किस्म की वारदात उस वक्त डाली थी और सब कुछ आपका प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड था, इसीलिए जवाज मिलता है कि दोस्त मोहम्मद मजारी ने और पीडीएम की जमातों ने जो सारा ड्रामा किया जो भी स्क्रिप्टेड था, तो आपने चूंकि स्क्रिप्टेड किया था इसलिए अब उनको भी राइट है स्क्रिप्टेड करने का, दोनों इखलाकी तौर पर बराबर हो गए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना बड़ा वियर्ड सा वैसे आर्ग्यूमेंट बनता है वो इस हवाले से कि जब कासिम सूरी ने ये उस वक्त ये अपना जजमेंट दिया था तो उसके बाद जब हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को वो 5 या 10 मिनट के आपको याद हो जब सूरी साहब ने कहा कि जी ये मैं तहरीक मुस्तरद करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहाल होते कहा था कि जी मैं इलेक्शन का ऐलान करता हूँ। उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी और उसके बाद जब हम आवाम की और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया तो जब हम आवाम की अदालत में गए तो हमने कभी भी किसी जजेस के करैक्टर असैसिनेशन नहीं की थी। हमने हमेशा उस रूलिंग को कहा था कि वो रूलिंग एक इंटरफेरेंस बनती थी और आप थ्रू आउट 3 महीने में हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कभी भी एक रेड लाइन, एक जो रेड फ्लैग था उसको कभी क्रॉस कभी भी नहीं किया। अभी आप 1 जुलाई की जो कादर मंदोखेल साहब बात कर रहे थे उसी को उठा के देख लें। हुआ ये था कि जब 25 लोग डिनोटिफाई हो गए थे तो हमारा कहना यह था कि पंजाब का जो इलेक्शन है वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि जो वहां पे इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर था उसके पास मेजॉरिटी नहीं है और 25 लोगों के जाने के बाद वो 172-73 पे आ गया था और हमारे जो 5 लोग नोटिफाई हो गए थे तो हमारा पॉइंट ये था कि हमारे पास वहां अददी अब अक्सरियत आ गई है। इसको हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जिसको ये पंचायत का नाम करें एक डिसीजन किया था और डॉक्टर साहब आपको याद होगा हम उस डिसीजन के ऊपर रिलक्टेंट थे। गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये तो बहुत मतलब ये तो मानना चाह रहे थे, ये तो कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, इस पंचायत को तो बड़ा जबरदस्त है, आए अवाम की अदालत में चलते हैं, जो लोग ये 20 सीटों के ऊपर जीत जाएंगे उसको अक्सरियत दी जाएगी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था अगर अदलिया ये फैसला कर रही है कि 17 जुलाई के इलेक्शन के रिजल्ट की बेस के ऊपर इसको पेंडिंग कर देते हैं, 17 के बाद जिसकी हुकूमत वो 22 तारीख की डेट दे दी गई। आप ये देखिए 1 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने अदलिया के किरदार के हवाले से तारीफ की। उन्होंने चीफ जस्टिस को जबरदस्त कहा, देखें जी अवाम जमहूरियत पल रही है, अदलिया काम कर रही है, इस तरह होना चाहिए। 17 की शाम को अचानक नैरेटिव चेंज हो गया, यानी कि वो जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था वो अचानक किसी को समझ लगे चाचू का जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अब नहीं चल सकता, वो अचानक एक यानी वो बड़ा अग्रेसिव किस्म की टोन आ गई। चलते चलते डॉक्टर साहब आज की मैं सिर्फ 2 ट्वीट्स का जिक्र कर देता हूं। अभी मरियम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट की है कि जी गवर्नमेंट को फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट हैज टू राइज टू द ओकेजन, यानी कि बगावत की इंसाइटमेंट नजर आ रही है उनकी स्टेटमेंट में कि आज अगर अदलिया ये फैसला उनके हक में नहीं करती तो अदलिया को ताले लगा दे। उसी के साथ फरतुल्लाह बाबर साहब का अगर आपने ट्वीट आपकी नजर से गुजरा हो तो वो साफ फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किरदार को महदूद कर देना चाहिए, यानी कि अनवर मंसूर खान साहब उसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिलावल जरदारी ने जो ये ट्वीट किया है, मैं मुकम्मल कर लूं, बिलावल भुट्टो साहब उनकी पोजीशन क्या तहरीके इंसाफ के अंदर भी, क्योंकि आपके अंदर भी सारे फीलिंग है कि भी हम भी विक्टिम है जुडिशरी का, तो क्या तहरीके इंसाफ के अंदर भी कोई ऐसी फीलिंग पाई जाती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के विंग्स क्लिप करने? डॉक्टर साहब 2 चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। एक तो वो जो कादर मंदोखेल साहब फरमा रहे थे इमरान नियाजी और आपने फरमाया कि ऑफिशियली होता यह है कि जो शख्स कहे कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए और लिखा जाए ये एक लेटर निकाला जाता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक लेटर निकाला कि मुझे आइंदा से बिलावल भुट्टो जरदारी कहा जाए, तो सारी कौम उसको उस नाम से पुकारती है। इसी तरह खान साहब ने भी कहा था कि मेरा नाम लिखा और पुकारा जाए इमरान खान के नाम से जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन क्योंकि खास एंगल दिया जाता है, एक साफ वजह क्रिएट की जाती है, वो साथ नियाजी लगा दिया था जिस पे आपने एतराज किया, जो कि शायद मंदोखेल साहब को शायद मुनासिब, अब मेरे ख्याल कौम को समझ लग गई होगी। अब तीसरा पॉइंट, 18 लाख अगर केस जुडिशरी के आज पेंडिंग है या हमारी जुडिशरी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आज आ रही है, तो 10 अप्रैल की रात को जिस वक्त कासिम सूरी ने उस वक्त ये वर्डिक्ट दिया था उस वक्त भी यही पोजीशन थी, कोई खास बेहतर पोजीशन नहीं थी उस वक्त, क्योंकि अदलिया के फैसले इस गवर्नमेंट को सूट कर लेते तो सारे एब्जॉर्ब करते रह गए और 17 जुलाई तक ये टॉन्ट करते रह गए कि जबरदस्त जनाब अदलिया बड़ा जबरदस्त काम करिए। ये तो वन फाइन डे अचानक, आप इसमें एक नोट कीजिए, एक शख्स का किरदार इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा डूबियस रह गया, वो आसिफ अली जरदारी साहब का था। वो कैसे था कि जी आज से 3 महीने पहले वही शख्स सिंध हाउस में बैठ के उस वक्त जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी उसका पैसा उसी ने लाया, उसी ने आके हॉर्स
ट्रेडिंग की, सेल परचेज की, उसके बाद 20 से 22 पीटीआई के एमएनएस को खरीदा और साइड पे होके एक हुकूमत बना दी। आज से 10 दिन पहले वही शख्स फिर दोबारा लाहौर में आया। अब मजे की बात यह है डॉक्टर साहब के लाहौर में या पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं, यानी कि उसका स्टेक्स ना होने के बराबर है। 350 सीटों में से पीपल्स पार्टी 7 सीटें रख के बैठी है। लेकिन वही आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाए, उन्होंने आके फिर वही बाई सेलिंग का काम किया, चौधरी शुजात शाह से डीलिंग की, हुकूमत को गिराया और उठ के दुबई चले गए। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि आज सबसे बड़ा जो ट्रीजन का इंसाइटमेंट हो रही है इस वक्त, जो बगावत का जो सबसे बड़ा अलम बुलंद किया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरतुल्लाह का ट्वीट करके, और उसमें क्या लिखते हैं कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट के किरदार को महदूद कर देना। डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, आज अगर इनके खिलाफ फैसला आता है, इसके बाद इन्होंने जजों की फैमिलीज को लेकर आना है, इन्होंने किसी को नहीं बख्शना। अभी आप सिंध की बात कर लेना, अभी कादिर मंदोखेल साहब भी नाराज हो जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी मैसेज आ जाएगा कि खबरदार किसी ने सिंध की सुबाइयत की बात की। और जब कभी यहां फेडरेशन में और पंजाब की बात आती है, पीपल्स पार्टी उस हद तक चली जाती है, क्योंकि जो फ्यूचर का जो आसिफ जरदारी साहब का प्लान है कि मैंने किसी तरह बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाना है, वो ऐसी इंसाइटमेंट से ही क्रिएट हो सकता है। सो उनका स्टेक हो ना हो, वो सिस्टम को मेलाइन, सिस्टम को नलिफाई करते रहेंगे, उसको पॉल्यूट करते रहेंगे। एंड वेरी फ्रैंकली सेड, मैं समझता हूं इस वक्त जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नवाज शरीफ तो वहां बैठा बेचारा, यहां पे हमजा को हुकूमत नहीं हो रही, शहबाज शरीफ को 3 महीने से पूरी कौम ने देखा नहीं। इट इज जरदारी साहब जिसने पूरे सिस्टम को इस वक्त एक हद तक पॉल्यूट कर दिया है। डॉक्टर साहब जरा मंदोखेल साहब का जवाब लेने दीजिए इसको, और इनके जो ट्रेमर्स उसको शायद बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है, जरा मंदोखेल साहब को आने दीजिए। मंदोखेल साहब, मुझे थोड़ा सा डॉलर की सिचुएशन की तरफ भी जाना है, इकोनॉमिक सिचुएशन में आपका इस पे क्या रिस्पांस है? इन नटशेल वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पूरे पिछले 3-4 महीने की पूरी सियासी सूरत हाल को हैंडल किया, शेप किया, उसके वो बेनिफिशियरी हैं, और अभी लोग सुबह से बता रहे हैं एक दिन से कि अब वो खुद दुबई में बैठे हुए हैं। तो क्या आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है, और दुबई में क्यों है आसिफ अली जरदारी साहब इतने क्रूशल मोमेंट पे? जब जरदारी साहब इनकी असाब पे सवार है, जब वो लाहौर में होते हैं तब भी परेशानी है, जब इस्लामाबाद में तब भी परेशानी है, अब नहीं है तब भी परेशानी। दुबई में क्यों है भाई? वो अपने नवासे का सालगिरह मनाने के लिए गए हुए हैं दुबई। चलो नहीं भी सालगिरह तो वो घूमने फिरने पे गए हैं, चलो नहीं भी गया तो आपको तो वैसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लाहौर इस्लामाबाद में क्यों बैठा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उन्होंने कहा जरदारी साहब लाहौर आए चौधरी शुजात के साथ। भाई आपने एक भाई को आपने मुज़ाकरात करके अपने तरफ कर लिए, हमने दूसरे कर लिए, ये तो सियासी जोड़ तोड़ है, इसमें कौन सी गलत बात है? नंबर 1 बात। फिर आपने सिंध हाउस की बात की। सिंध हाउस में जिन लोगों ने कि वो आज भी असेंबली में बैठे हुए, आपने उनके खिलाफ दरखास्त दायर कर दी, वो दरखास्त रिजेक्ट हो गई है। आप मुझे बताओ आपने क्या साबित कर दी? आपकी मीडिया खुद, डॉक्टर साहब आप और दूसरे लोग, शायद आप भी थे, दूसरे लोग तो थे, आपको मुझे याद नहीं है, सिंध हाउस में सबसे फर्दन इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्या बोला? किसी ने कुरान की कसम उठाई, किसी ने बच्चों की कसम उठाई, वो तो सारे इनके दावे झूठे निकले। अच्छा चल, अगर सच्चे भी है तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? वो तो असेंबली के अंदर बैठे हुए, ये बाहर बैठे हुए। सवाल ये, हमें इल्जाम पर इल्जाम लगाने के बजाय हम अपनी गिरबान में क्यों नहीं देख रहे हैं कि जिस वक्त आपने बाप पार्टी, आपके तो 155 सीटें, हमारी मौजूदा हुकूमत के थे 162, हमें 10 चाहिए थे, आपको 7 चाहिए थे। आपने बाप पार्टी को किसके जरिए घेरा? आपने एमक्यूएम को किसके जरिए काबू किए है? आपने इसी काफली को किसके जरिए काबू किए है? और फिर जब हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए, आपने उनकी बातें पूरे नहीं किए, तो वो फिर गलत हुआ, वो फिर लौटे हुए। तो आप एक मयार तो रख लेना अपना। सही। जो अभी आप पहले एक मयार, उस मिसाल। मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया।